आह, एक अलग चैलेंज है। यस। यस। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट चैप्टर नंबर 5 जो हमने कंप्लीट किया, चैप्टर का नाम क्या था? रेगुलेटरी एक्शन। इफ यू सी द फर्स्ट थ्री चैप्टर, जैसे मैंने कहा था, फर्स्ट थ्री चैप्टर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर, करेक्ट? शेड्यूलर्स, डेमोक्रेसी, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एंड क्लास एक्शन सूट्स। जो फोर्थ चैप्टर था फ्रॉड वाला, वो एक अलग इंडिपेंडेंट चैप्टर था, प्रोविजंस रिगार्डिंग फ्रॉड, जो कि नए से कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, और फ्रॉड के इंपॉर्टेंस को प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को कन्वे करने के लिए चैप्टर इंट्रोड्यूस था। अभी चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 तीनों लिंक्ड है। जैसे 1, 2, 3 लिंक्ड है, वैसे 5, 6, 7 लिंक्ड है। आपका जो पेपर रहेगा 100 मार्क का, उस 100 मार्क के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज इस 5, 6, 7 का है। मतलब आप पकड़ के चलो, ऑप्शन के साथ 116 मार्क का अगर आपका पेपर है, तो चैप्टर में 5, 6, 7 आप पकड़ के चलो 45 to 50 मार्क्स के लिए आएगा, ये तीन चैप्टर्स मिला के। मतलब लगभग 50% आपके पेपर का हिस्सा इस चैप्टर में 5, 6, 7 पर है। और जो चैप्टर नंबर 5 जैसे हमने पढ़ा रेगुलेटरी एक्शन को लेकर था, क्या था रेगुलेटरी एक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। जितने भी रेगुलेटरी एक्शंस हमने देखे थे, उसमें इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वाज द कॉमन फिनोमिनन, करेक्ट? यहां पर इस चैप्टर में देखो क्या दिया? एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशंस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। मतलब इंस्पेक्शन हो गया, इंक्वायरी हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आ गया, अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसीडिंग्स होंगी। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में उन एडजुडिकेशंस को लेकर, जरूरत पड़ी तो प्रोसिक्यूशंस को लेकर, और फिर पेनल्टीज को लेकर पूरा डिस्कशन है। जो एडजुडिकेशन, प्रोसिक्यूशन, ऑफेंसेस, पेनल्टीज है, अगेन इस चैप्टर में जैसे हमने रेगुलेटरी एक्शंस में देखा था, कंपनीज एक्ट का रेगुलेटरी एक्शन था, सेबी एक्ट का था, करेक्ट? वी आर स्टडीड कंपनीज एक्ट, सेबी, वी आर स्टडीड फीमा, करेक्ट? तो वो तीन इसमें कॉमन है, यहां पर वो तीन कॉमन है। कौन से? कंपनीज एक्ट, सेबी, फीमा। इसके अलावा यहां पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, एससीआरए, जो आपने सिक्योरिटी लॉ में पढ़ा है। उसके अलावा एक नया एडजुडिकेशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वाला एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, मतलब आपको रखा है सिलेबस में, दैट इज कॉफी पोसा। आपने ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। आपने मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, एमडी का जब अपॉइंटमेंट होता है ना, एमडी के क्वालिफिकेशंस, उसमें आपने पढ़ा होगा कि द एमडी शुड नॉट बी डिटेन्ड अंडर कॉफे पोसा, द पर्सन शुड नॉट बी डिटेन्ड अंडर कॉफे पोसा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1976, उसको लेकर भी इस चैप्टर, 1974, उसको लेकर भी इस चैप्टर में एडजुडिकेशन, ऑफेंसेस, प्रोसिक्यूशन, पेनल्टीज के प्रोविजंस है। उसके अलावा यहाँ पर एक और नया जो आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके भी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स है। तो इफ यू सी ऑन द स्क्रीन जस्ट, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कंपनीज एक्ट 2013 के हैं, सीबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हैं, कॉफे पोसा के हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड देन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पहले से कंपनीज एक्ट, सीबी, एससीआरए को मैं सेम काउंट करता हूं, कॉफे पोसा नंबर 3, फीमा नंबर 4, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नंबर 5। 5 डिफरेंट एक्ट्स जिसमें एडजुडिकेशन, ऑफेंसेस, प्रोसिक्यूशन एंड पेनल्टीज के प्रोविजंस है। अब इसमें भी आप समझो, जो
कंपनीज एक्ट, सेबी एंड फीमा है, उसका हमने चैप्टर नंबर 5 में भी रेफरेंस देखा है, रेगुलेटरी एक्शंस में चैप्टर नंबर 6 में देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नाम है रिलीफ एंड रेमेडीज। क्या नाम है? रिलीफ एंड रेमेडीज। एक बार आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो गया या आपको पेनल्टी लगाई गई, तो आपको उस पेनल्टी के तहत, मान लो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस आपने पढ़ा है ना, कंपाउंडिंग, माफी मांग सकते हो आप, चलो ठीक है गलती हो गई माफ कर दो, हम कुछ भी फाइन पे करने के लिए रेडी है, थोड़ा कम करो, पहली गलती है। तो रिलीफ एंड रेमेडीज वाला चैप्टर नंबर 7 है, उसमें भी ये तीन जो मैंने कहा उन एक्ट्स का डिस्कशन है। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड, जब भी आप घर में पढ़ रहे हो, मैं अभी एक हिंट बता रहा हूँ, स्टूडेंट बाद में भूल जाते हैं, जब भी आप घर में चैप्टर नंबर 5 के तहत कंपनीज एक्ट के रेगुलेटरी एक्शंस पढ़ते हो, तुरंत चैप्टर नंबर 6 के तहत एडजुडिकेशन ऑफेंसेस प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज कंपनी जाके देख लेना, और तुरंत चैप्टर नंबर 7 के रिलीफ एंड रेमेडीज कंपनी जाके देखना। सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर सेबी एक्ट, सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर फीमा। इससे होगा क्या, आपके तीनों चैप्टर के जो कॉमन एक्ट के प्रोविजंस है ना, बहुत जल्दी और सिंप्लीफाइड वे में होंगे, और आपको तीनों में लिंक पता चलेगा, तीनों में लिंक पता चलेगा। मतलब व्हेन यू आर स्टडीइंग बैक एट होम, क्योंकि अब सब चैप्टर्स होने के बाद चैप्टर नंबर 5 का जैसे आपका हो जाएगा कौन सा, फीमा, मान लो रेगुलेटरी एक्शन, तुरंत आप चैप्टर नंबर 6 के फीमा के एडजुडिकेशन ऑफेंसेस प्रोसिक्यूशन पेनल्टीज के प्रोविजंस देख लेंगे, तुरंत चैप्टर नंबर 7 में रिलीफ एंड रेमेडीज के प्रोविजंस देख लेंगे। दैट विल गिव यू अ लिंक, और हो सके तो घर में उसके हिसाब से ही आपके पॉइंट्स बनाओ। तो तीन चैप्टर्स एक साथ पढ़ रहे हो, लिंक पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के यू आर इन पोजीशन टू आंसर। और एक चीज, बिफोर यू स्टार्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, तो कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में आप सबको पता है, जब भी हम ऑफेंसेस की बात करते हैं, किसी भी ऑफेंस की बात करते हैं, तो ऑफेंसेस आर ऑफ टू कैटेगरीज। ऑफेंसेस दो कैटेगरी कौन से, एक है सिविल नेचर का ऑफेंस है, और एक है क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस। अब ये आप सबको बोलने की जरूरत नहीं कि सिविल ऑफेंस मतलब क्रिमिनल ऑफेंस में मेंस रिया होता है, क्रिमिनल ऑफेंस में हम कैसे, क्रिमिनल ऑफेंस में मेंस रिया होता है, सिविल ऑफेंस में मेंस रिया नहीं है, तो भी आपको फाइन देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम कहते हैं सिविल ऑफेंसेस के लिए एक पर्सन को कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज लेवी होती है, बट क्या सिर्फ पेनल्टीज लगाई जाती है? नहीं, वो कहते हैं पेनल्टीज के अलावा, जो पेनल्टीज की हम जब बात करते हैं सिविल ऑफेंस में पेनल्टीज लगती है, पेनल्टीज में क्या लगता है, कॉम्पेंसेशन और लॉस देना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन ऑब्लिक लॉस आपको देना पड़ेगा, दैट इज डैमेजेस सफर्ड बाय द अदर पार्टी। या फिर आपको कंपनीज एक्ट में वो कहते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, अगर आपने कोई सिविल नेचर का ऑफेंस किया तो रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, वो सिविल ऑफेंस है, तो उसके रेस्ट्रिक्शंस में क्या होता है, कंपनी को जो मिला हुआ बेनिफिट है वो एग्जम्पशंस विड्रॉ हो जाते हैं, तो हमसे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस आएंगे। आपने ये भी पढ़ा है कंपनीज एक्ट में, जो चैप्टर नंबर 5 हमने देखा था, डायरेक्टर्स ने अगर असिस्ट नहीं किया किसको, इंस्पेक्शन इंक्वायरी के लिए, तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो भी उस पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं एक तरह का पेनल्टी है ना। तो सिविल ऑफेंसेस के लिए वो कहता है सिविल ऑफेंसेस में क्या सिर्फ पेनल्टीज लगती है क्या, सिर्फ फाइन लगता है क्या? नहीं, फाइन के अलावा आपको कॉम्पेंसेशन लॉस देना पड़ सकता है, आपको रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, जैसे हमने वो पढ़ा था रेस्ट्रिक्शंस वाला सेक्शन 221 222, रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस, उसके बाद से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, हम कहेंगे प्रोहिबिशन टू बायबैक शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस पता है ना, वहां पर भी अगर किसी कंपनी ने उस पर्टिकुलर कंडीशन सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसके कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं किया, तो कंपनी सेक्शन 68 बाद में सेक्शन 70 कंपनीज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग बायबैक। अगर कंपनी ने डिपॉजिटर्स को रीपे नहीं किया है, तो जिस दिन डिफॉल्ट गुड हुआ है उसके बाद 3 साल तक कंपनीज प्रोहिबिटेड टू डू बायबैक, पता है ना आपको, सेक्शन 70 में दिया है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉम्पेंसेशन आएगा,
व्हाट आई मीन टू से इज दैट सिविल ऑफेंसेस में जनरली स्टूडेंट सोचते हैं पेनल्टी लगेगा. पेनल्टी इज वन पार्ट ऑफ दी, वी कैन से, पनिशमेंट. पेनल्टीज के अलावा ये और भी जो हम कह सकते हैं प्रोसीडिंग्स है या कार्रवाई है जो उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ हो सकती है या फिर पर्सन के खिलाफ हो सकती है. क्रिमिनल ऑफेंस के लिए हम कहते हैं पनिशमेंट होता है. देखो, सिविल ऑफेंस के लिए पेनल्टीज है, क्रिमिनल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगा. पनिशमेंट ऑफ, आई से, आई होप यू आर राइटिंग, देख के कुछ नहीं होता है मैं जब लिख रहा हूं ये सब कुछ. पनिशमेंट ऑफ फाइन, नंबर वन. नंबर टू, फाइन ऑब्लिक इम्प्रिजनमेंट. सब लोग है क्या? नंबर थ्री, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, या फिर हम कहेंगे इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. हम ये देख रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 में जो कुछ भी ऑफेंसेस होते हैं उन ऑफेंसेस को जब हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस. सिविल ऑफेंसेस में क्या किस तरह का पनिशमेंट होगा, क्रिमिनल ऑफेंसेस में कौन से दो कैटेगरी के पनिशमेंट्स है. अब ये दो कैटेगरी जो पनिशमेंट दिए क्रिमिनल ऑफेंसेस में, उसमें अल से जो फर्स्ट कैटेगरी अभी लिखा है ना हमने, फाइन, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ, इसको हम कहेंगे कंपाउंडेबल ऑफेंस है. तो ये क्रिमिनल वाला वो पार्ट है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है. सबको पता है ना. और जो सेकंड अभी लिखा है फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. जो आप लिख रहे हो आपको समझना चाहिए आप क्या लिख रहे हो. ये जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है. कैन एनीवन टेल मी, अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस कंपाउंडेबल है तो उस कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत सजा कौन सुनाएगा? Who is the authority, who is the adjudicating authority who can levy that punishment of fine or imprisonment or fine or imprisonment or both? Okay, रीजनल डायरेक्टर या एनसीएलटी. पता है ना आपको. तो एल से कंपाउंडेबल ऑफेंस के केस में द अथॉरिटीज आर रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर या फिर एनसीएलटी. एनसीएलटी के खिलाफ अपील में एनसीएलटी जा सकते, बट एनसीएलटी विल राइट ट्रिब्यूनल. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत कौन सा सुनाता है? स्पेशल कोर्ट. पता है ना, स्पेशल कोर्ट का एक सिंगल जज होता है. आई होप दो कैटेगरीज के है. या सेक्शन 435. तो ये स्पेशल कोर्ट है. स्पेशल कोर्ट के अंदर भी हम कहेंगे फिर बाद में आगे पढ़ेंगे सिंगल जज है या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है. सब लोग है क्या? आई होप यू कंप्लीटेड दैट टेबल चार्ट. प्लीज डू कंप्लीट. विजिबल है, सबको दिख रहा है ना? कंपाउंडेबल ऑफेंस के केस में रीजनल डायरेक्टर या एनसीएलटी. चार्जर मतलब कौन सा बेटा? आईपैड का. यहां पर इधर तो नहीं है रे बेटा.
यहां पर तो नहीं है। हाँ। यस, किया सबने कंप्लीट। कुछ पूछो आपको अगर सबने कंप्लीट किया तो। टेल मी, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जैसे अभी हमने लिखा है फाइन फाइन इम्प्रिजनमेंट, एक बार आपने गलती कर दी, फाइन लगाया आपको, आपने उस ऑफेंस को कंपाउंड कराया, मतलब क्या, माफी ले ली, बोले गलती हो गई, दोबारा ऐसे नहीं होगी, पहली गलती है, माफ कर दो। अब ये जो ऑफेंस आपका कंपाउंड हो गया है, ये कितने साल तक फिर से कंपाउंड नहीं होगा? एवरीवन इज अवेयर? सो वंस कंपाउंडेड द सेम ऑफेंस विल नॉट बी कंपाउंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। क्लियर है? अच्छा, फॉर पीरियड ऑफ 3 years मतलब 3 साल के बाद वो फिर से कंपाउंड होगा। क्लियर है? तो अब ऐसे केस में तुमने जिस ऑफेंस को किया था, जिसके लिए तुमने कंपाउंडिंग कर लिया, 3 साल के भीतर तुमने फिर से सेम ऑफेंस कर दिया, तो अब इस बार तुम्हें कंपाउंडिंग तो होगा नहीं, करेक्ट? तो इस बार तुम्हें पनिशमेंट या पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? जो ऑफेंस तुमने पहली बार कंपाउंड किया था, सिमिलर ऑफेंस तुमने विद इन 3 years फिर से किया, सिमिलर ऑफेंस विद इन 3 years फिर से किया, तो इस बार तुम्हें पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? इसके लिए आप सबने पढ़ा होगा सेक्शन 454A, रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। बट ये पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट कब एप्लीकेबल होगा? जब एक बार तुमने कोई ऑफेंस किया है और विद इन 3 years, क्या बता रहा हूं मैं, एक बार कोई ऑफेंस किया था जिसका कंपाउंडिंग हो गया और सेम ऑफेंस विद इन 3 years फिर से कर दिया, उसी के कंटेक्स्ट में आपको सेक्शन 454A का पेनल्टी लगेगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेनल्टीज फॉर, ये मत लिखो, रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। अच्छा, जो ऑफेंस तुमने कंपाउंड कराया था, 3 साल हो चुके, 4 साल हो गए, उसके बाद फिर से वो ऑफेंस हो गया, तो आपको ये 454A का पेनल्टी नहीं लगेगा, आप फिर से कंपाउंडिंग कर सकते हो। वंस कंपाउंडिंग इज डन, यू हैव टू वेट फॉर 3 years, एंड 3 साल के बाद फिर से सेम ऑफेंस के लिए कंपाउंडिंग हो सकता है, बट विद इन 3 years नहीं होगा। तो पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट का पेनल्टी क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन यू मस्ट नो, वो कब लगेगा, पेनल्टी फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। जैसे आपने सेबी एक्ट में भी पढ़ा था, जो क्वांटम ऑफ पेनल्टी है सेबी एडजुडिकेशन के अंदर पास करता है, इट इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, बेस्ड ऑन द लॉस कॉस्ट टू द इन्वेस्टर्स, बेस्ड ऑन द डिसप्रोपोर्शनेट गेन ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन, करेक्ट? सेम थिंग यहां पर वो कहता है, अगर एक ही ऑफेंस तुमने दोबारा कर दिया विद इन 3 years, तभी 454A आएगा। और उसके तहत 454A कहता है जो भी तुम्हारा पहला वाला ऑफेंस था उसकी डबल पेनल्टी लगती। क्या लगती है? डबल। पहले ऑफेंस के तहत जो पेनल्टी तुम्हें माफ की गई थी, अब इस बार दोबारा सेम ऑफेंस होने के बाद डबल पेनल्टी लगेगी, वो क्या हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो व्हाट आई कैन से, यू अंडरस्टूड कि कंपनीज एक्ट में 2 तरह के ऑफेंसेस है, सिविल और क्रिमिनल। आपको ये पता है कि सिविल ऑफेंसेस में सिर्फ पेनल्टीज लगता है क्या? नहीं, पेनल्टीज के अलावा और भी बाकी हम कह सकते कार्रवाई हो सकती है सिविल ऑफेंसेस में। क्रिमिनल ऑफेंसेस में हम कहते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अगर वो कंपाउंडेबल कैटेगरी का है तो फाइन होगा, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट होगा, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ होगा। और ऐसे ऑफेंसेस की सजा रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल सुनाएगा। बट जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो ज्यादा सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस है, और ऐसे ऑफेंसेस में सदा स्पेशल कोर्ट सुनाता है। स्पेशल कोर्ट का वो सिंगल बेंच, सिंगल जज हम देखेंगे आगे। फिर आपने देखा सेक्शन 454A का पेनल्टी कौन से केस में लगता है, कब लगेगा? जब सिमिलर ऑफेंस जिसके लिए तुमने ऑलरेडी कंपाउंडिंग कर दिया है, वो ऑफेंस आपने 3 साल के भीतर फिर से कर दिया, तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए आपको क्या लगेगा? 454 के तहत पेनल्टी लगेगा, पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। चलो, इसके बाद हम समझते हैं एक कंपनी है जिसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, कंप्लायंस कंपनी, लिस्टेड कंपनी थी। अब उस कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंप्लायंस अगर नहीं किया, किसी प्रोविजंस का अगर कंप्लायंस नहीं किया, तो उस कंपनी को शो कॉज नोटिस भेजता है कौन? रजिस्ट्रार।
आरओसी को पता चला, आरओसी को पता चला एक कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस का नॉन कंप्लायंस किया, वायलेशन किया, तो आरओसी ने जैसे वायलेशन हुआ पता चला, आरओसी ने शो कॉज नोटिस भेज दी कंपनी को। शो कॉज नोटिस मतलब अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, और कंपनी की बात सुनने के बाद आरओसी चाहे तो पेनल्टी लगा सकता है, कंपनी को पेनल्टी लगा सकता है ना। कंपनी आरओसी की लगाई हुई पेनल्टी से अगर खुश नहीं है तो आरओसी का ऑर्डर आने के 60 दिनों के भीतर, कितना, विद इन 60 डेज कंपनी आरओसी के ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है, आरओसी में रजिस्ट्रार के ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है टू द एनसीएलटी, ना टू द रीजनल डायरेक्टर, टू द रीजनल डायरेक्टर। कितने दिनों में? विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार, कंपनी के चैलेंज द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार टू द रीजनल डायरेक्टर। तो ध्यान में रखना है, रजिस्ट्रार के ऊपर कौन है? रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के पास चैलेंज करेगी और रीजनल डायरेक्टर को बोलेगी और रजिस्ट्रार ने ये जो पेनल्टी लगाई है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, ये पेनल्टी बहुत ज्यादा है या कम है, व्हाटएवर में भी, रीजनल डायरेक्टर दोनों पार्टीज को अपॉजिटिव बीइंग हर्ड देने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगा। जो भी ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन जजमेंट, जो भी रीजनल डायरेक्टर का एडजुडिकेशन ऑर्डर होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज। मतलब आप बोलोगे रीजनल डायरेक्टर के बाद मैं अपील में जाऊंगा? नो। जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कंपनी जाके नॉन कंप्लायंस करने पर रजिस्ट्रार ने तुम्हें पेनल्टी लगाई थी, रजिस्ट्रार की उस पेनल्टी से आप खुश नहीं हो, यू हैव ओनली वन चांस, अपील टू द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर ने एडजुडिकेशन में ऑर्डर पास किया, इट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे? इसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन ऑर्डर अंडर कंपनीज एक्ट गिवन अंडर सेक्शन 454। कौन सेक्शन में दिया है? 454, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हमें इस चैप्टर में आगे वही पढ़ना है। अब ये एडजुडिकेशन ऑर्डर कब हुआ? जब तुमने नॉन कंप्लायंस किया। बट आपको ये पता है कि नॉन कंप्लायंस हुआ कंपनी एक्ट के प्रोविजंस का, और उस पर्टिकुलर सेक्शन के नॉन कंप्लायंस के लिए उस सेक्शन के अंदर दिया था कि उस पर्सन को या उस कंपनी को फाइन लगेगा। ठीक है? अरे फाइन के केस में तो ऑफेंस कंपाउंड भी होता है, तो फिर एडजुडिकेशन होगा या कंपाउंडिंग होगा, इसको लेकर हमें डिस्कशन आगे करना है। मतलब आपकी कंपनी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके तहत कंपनी के खिलाफ एडजुडिकेशन का ऑर्डर आएगा, या कंपनी कंपाउंडिंग के लिए जा सकती, दिमाग में आना चाहिए ना। हाँ, मतलब क्या, आपको यह समझना है, एडजुडिकेशन अगर होता है, ध्यान सुना, एडजुडिकेशन अगर होता है, पेनल्टी अगर लगती है तो कंपाउंडिंग नहीं होगा, और अगर कंपाउंडिंग हो गया तो एडजुडिकेशन की जरूरत ही नहीं। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है पक्का सबको? ये आज के सेशन में हमें देखना है, विल बी स्टडीइंग दैट। आपके नोट्स में आ जाओ क्विकली, क्लासरूम नोट्स में, वहां पर आप पेज नंबर 103, क्लासरूम नोट्स पेज नंबर 103 पर आप देखना कंपनीज एक्ट 2013 के तहत वहां पर वो टेबल दिया है, जुडिशियल अथॉरिटीज कौन है कंपनीज एक्ट में, स्पेशल कोर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कम क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज कौन है, एनसीएलटी रीजनल डायरेक्टर है, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज पावर डेलीगेटेड टू आरओसी है। इसका मतलब क्या? सिविल ऑफेंसेस के लिए आरओसी है। इसको और एक ढंग से हमारे जो नोट्स है ना, अभी हमने लिखा था, उस यहां पर हम लिखेंगे सिविल ऑफेंसेस के लिए आरओसी है एंड रीजनल डायरेक्टर है। आरओसी के बाद अपील टू रीजनल डायरेक्टर ना, सिविल ऑफेंसेस के लिए आरओसी एंड रीजनल डायरेक्टर है। क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए कौन है? हमने ऑलरेडी देखा है, सिविल ऑफेंसेस के लिए आरओसी और रीजनल डायरेक्टर है। तो पावर इज डेलीगेटेड टू आरओसी, एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, सिविल ऑफेंसेस, ऑफेंसेस लायबल टू पेनल्टीज आर सिविल ऑफेंसेस। ठीक है? ये इस चैप्टर का सिनॉप्सिस कौन से एक्ट है, कॉफे पोसा है, फेमा है, मलरॉनिंग, ये मैंने ऑलरेडी बताया। विल बी स्टडीइंग दैट, आई विल शो यू द सिनॉप्सिस। कौन? पेज नंबर 104। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? वेदर कंपनीज एक्ट इज अ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। मैंने क्या आंसर दिया? बोथ। बट looking at the way government is decriminalizing the offenses under Companies Act, what we can say, Companies Act is more of civil law, more of civil in nature. Criminal offenses का एक पर्टिकुलर लिस्ट है, और जो लिस्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस को छोड़कर है वो बाकी सारे सिविल ऑफेंसेस में आते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल दैट।
फिर आगे दिया है सेक्शन पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, सेक्शन 454A। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। और क्या दिया वहां पर पढ़ो, वेर अ कंपनी, सब लोग पढ़ेंगे अलाउडली, वेर अ कंपनी और एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैविंग ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू पेनल्टी फॉर, क्या लिखा, डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, default under any provisions of this act, again commits such default within a period of 3 years from the date of order imposing such penalty passed by adjudicating officer or the regional director, it or he shall be liable for the second or subsequent defaults for an amount equal to twice the amount of penalty provided for such default under the relevant provisions of this act. कंपाउंडिंग हुआ तब भी 3 साल के भीतर तुमको फिर से पेनल्टी पे करना है। एडजुडिकेशन हुआ, कंपाउंडिंग नहीं हुआ, क्या हुआ, मतलब हम कह सकते हैं वहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो रीजनल डायरेक्टर ने पनिशमेंट लगाया था, वो हम कहेंगे फाइन पेनल्टी लगाया था, एडजुडिकेशन में गया था मैटर, पेनल्टी लगाया, फाइन लगाया, रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए, उनके एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दिए, 3 साल के भीतर फिर से दोबारा नेचर हुआ, तो द लॉ सेज डिफॉल्ट के लिए, सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट के लिए अमाउंट इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड। तो पहली बार जितना फाइन दिया था उसके डबल फाइन देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड फॉर सच डिफॉल्ट अंडर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसमें दिया है वेयर अ कंपनी और एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैविंग ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू पेनल्टी। कंपनी पता है, ऑफिसर ऑफ कंपनी पता है, और एनी अदर पर्सन कौन होगा, जो कंपनी का ऑफिसर नहीं है बट वो इंटरमीडियरी एजेंट, एक्सपर्ट, पता है ना, एक्सपर्ट पढ़ना, एक्सपर्ट प्रोस्पेक्टस में पढ़ा, एक्सपर्ट है, वैल्यूअर, थर्ड पार्टी, इंटरमीडियरी। तो वो कहता है कंपनी, ऑफिसर ऑफ कंपनी और एनी अदर पर्सन हैविंग ऑलरेडी बीन सब्जेक्ट टू द पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, 3 साल के भीतर अगर फिर से सेम क्या करता है, ऑफेंस करता है, जिसके लिए ऑलरेडी पेनल्टी किसने लेवी किया है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने या रीजनल डायरेक्टर ने। Who is the adjudicating officer normally? Normally adjudicating officer कौन होगा? ऐसा मत बोलो, आपका ध्यान नहीं, इसका मतलब फेंक रहे हो आप। रजिस्ट्रार, adjudicating officer is always the registrar normally adjudicating officer के, रजिस्ट्रार के फैसले से आप खुश नहीं हो, you can go and appeal to the regional director, उस केस में adjudicating officer रीजनल डायरेक्टर होगा। तो वो कहते हैं सच पेनल्टीज पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द रीजनल डायरेक्टर। अपील में गए तो रीजनल डायरेक्टर। 454A का हेडिंग क्या था, पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, मिला ना, तुरंत वहीं पर लिखो, आपकी ये क्लास नोट्स पेज नंबर कौन सा है, 104 है ना, उधर लिखो रेफर सेक्शन 451 ऑन 111, सेक्शन 451 ऑन 111, और मैं सबको बोल रहा हूं पेज नंबर 111 पर आओ। हेडिंग क्या है, पनिशमेंट है वहां पर। आई रिक्वेस्ट यू, अच्छा मैं इसमें वही एक मिनट, 111 आपके क्लासरूम नोट्स में 111 पर है ना, 451, हाँ, ये हेडिंग जो है ना, उसके ऊपर लिखो पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ, पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट, punishment in case of repeated default। आइला 454A penalties for repeated nature of default and 451 कहता है punishment in case of repeated default। ये कैसा भाई, आपको वो दिमाग में आना चाहिए, सर ने शुरू में लिख कर दिया पेनल्टीज, पनिशमेंट, पेनल्टीज सिविल केस में, पनिशमेंट क्रिमिनल केसेस में। और यही एक डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में
ध्यान में रखना है, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते। क्वेश्चन क्या पूछा है, पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट का है या पेनल्टीज इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट का। मैंने इसलिए तुरंत वहां पर दोनों का डिफरेंस दिया, बिकॉज 454 ए ऑलरेडी हमने पढ़ा है। चलो 454 ए का जो पार्ट दिया ना, यहां पर वही पढ़ते पहले। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया, 454 ए किसके लिए, कंपनी के लिए, ऑफिस ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन, ये हमें पता है सिविल नेचर का ऑफेंस है। ये पेनल्टी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रीजनल एक्टर लगाता है, ये कंपाउंडेबल होता है, लेस सीरियस है ना। और पेनल्टी कितने हैं? आप लिखो उधर ट्वाइस द अमाउंट, उधर पूरा कंप्लीट करो, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, आप लिखो पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर सच डिफॉल्ट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर सच डिफॉल्ट, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड फॉर सच डिफॉल्ट। ये कब लगेगा? विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टी फॉर प्रीवियस डिफॉल्ट। तो ये 6 पॉइंट क्लियर है सबको, जो 454 ए में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। 451 में देखते हैं, ये पनिशमेंट किसको है? कंपनी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी और ऑफिस ऑफ द कंपनी, यहां पे अदर पर्सन नहीं है। उसके बाद और आप सबने ये पढ़ा है प्रोस्पेक्टस के अंदर, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस में क्रिमिनल लायबिलिटी। तो उसके बाद ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये पनिशमेंट, दिस पनिशमेंट इज लेविड बाय द स्पेशल कोर्ट या आरओसी या एनसीएलटी या रीजनल एक्टर। अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके, अब बोलते सर ये कैसे? अरे भाई वो क्रिमिनल ऑफेंस था, आरओसी ने लगाया, फिर रीजनल एक्टर के पास गया, फिर एनसीएलटी में गया, फिर अपील में गया। तो आइदर स्पेशल कोर्ट, ऐसा हम कहेंगे आइदर स्पेशल कोर्ट या फिर आरओसी रीजनल एक्टर एनसीएलटी, ये सीक्वेंस होता है। बट ये दोनों मतलब दोनों में से कोई भी लगा सकता है ये। उसके बाद ये कंपाउंडेबल भी हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल हो सकता है। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है क्रिमिनल ऑफेंसेस में जहां पर सिर्फ फाइन होगा या जहां पे फाइन और इंप्रिजमेंट होगा या फाइन और इंप्रिजमेंट बोथ होगा, वो रीजनल एक्टर एनसीएलटी के पास आएगा या आरओसी के पास आएगा। बट जहां पे नॉन कंपाउंडेबल है वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा। इसलिए ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन सबका नाम लिखा है। उसके बाद पेनल्टी क्या? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर सच ऑफेंस इन एडिशन टू एनी इंप्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। फाइन तो लगेगा ट्वाइस, उसके अलावा इंप्रिजनमेंट है तो वो भी देना पड़ेगा अलग से, इन एडिशन टू दैट। पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इंपोजिंग पनिशमेंट फॉर प्रीवियस डिफॉल्ट। ये लगभग सेम है, सिर्फ द वर्ड पनिशमेंट इज देयर, वहां पे पेनल्टीज है। 451 पनिशमेंट इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट, 454 ए पेनल्टी इन केस ऑफ रिपीटेड डिफॉल्ट। लुक्स सिंपल, लुक्स सेम, बट बोथ आर डिफरेंट। और इसलिए डिफरेंस मैंने तुरंत आपको दिया है, 1 मिनट दे रहा हूं। 454 ए एंड 451 के डिफरेंस को देखो, कोई सवाल है तो पूछो मुझे, समझाए तो अच्छी बात है। क्लियर है? पक्का? कम टू अगेन दैट क्लासरूम नोट्स पेज नंबर 104। आपको पता चलेगा 104 के ऐसे 2 पेज, 104 105 ऐसा हो गया अभी हमारा। 104 हमने 454 ए पढ़ा है। उसके नीचे अगला सवाल क्या पूछा है? डज डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब सिविल डिफॉल्ट, अट्रैक्ट्स एनी पेनल्टी? द लॉस इज नो। In addition to imposing penalties, the Act also contains certain provisions providing civil liability of making good the loss or damages suffered by any person on account of any action or omission. वो कहते हैं नॉन कंप्लायंस होने पर पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। वो कहते हैं नहीं, पेनल्टी एक भाग है, पेनल्टी के अलावा और भी है जो अट्रैक्ट हो सकता है। डज डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस अट्रैक्ट, एक्चुअली होना चाहिए तो ओनली पेनल्टी, ऐसा होना चाहिए, ओनली पेनल्टी।
डज डिफॉल्ट फॉर नॉन कंप्लायंस अट्रैक्ट ओनली पेनल्टी? सिविल ऑफेंस के केस में सिविल डिफॉल्ट के लिए क्या सिर्फ पेनल्टी लगती है? तो आपका जवाब आएगा नो। पेनल्टी के अलावा लॉस कॉम्पेंसेशन देने की बात आ सकती है। उसका एग्जांपल दिया सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस, सेक्शन 147 सब क्लॉज 3 सिविल लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स फॉर मिसलीडिंग स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट also contains provisions to attract restrictions, inability or withdrawal of benefits. Example दिया उसका default or failure in compliance with the provisions of section 92. क्या है section 92? Annual return. Section 137 financial statements results into withdrawal of exemptions available to private company. Company becoming ineligible to undertake buyback of its equity shares or other specified securities, disqualification of directors and company being classified into an inactive company. ये भी पता ना आपको? कंटिन्यूस 2 इयर्स तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइल हुई है, तो कंपनी इनएक्टिव कंपनी बन सकती है और फिर वो डॉर्मेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी आगे जाकर डॉर्मेंट का स्टेटस ले सकती है। ऑप्शनल है उनको। तो जो सवाल है सिविल डिफॉल्ट के लिए सिर्फ पेनल्टी लगती है क्या, तो जवाब क्या है? नो। समझा सबको? मैंने शुरुआत में जानबूझकर मॉडल का ये जो पार्ट है उसको क्वेश्चन आंसर पैटर्न में दिया यहां पर आपको, ताकि आपको घर में पढ़ते वक्त भी आसान लगे। आगे लिखा है मैनर ऑफ एडजुडिकेशन सेक्शन 454 मार्केट एज इंपॉर्टेंट। मुझे यहां पर उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। स्क्रीन पर देखो इधर, मैनर ऑफ एडजुडिकेशन में हमने देखा है जो आरओसी है वो क्या करेगा? शो कॉज नोटिस भेजेगा। किसको? कंपनी को। फिर कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा और आरओसी जो है वो एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करेगा। कंपनी आरओसी के उस ऑर्डर से खुश नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी में अपील किसको? टू रीजनल डायरेक्टर। कितने दिनों में? विद इन 60 days of ROC order। एंड रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? फाइनल एंड बाइंडिंग। तो जो भी रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आएगा उसकी जानकारी कंपनी को, रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आने के बाद उसकी जानकारी आरओसी को देनी पड़ेगी। बिकॉज जब आप अपील में जाओगे रीजनल डायरेक्टर के पास, द लॉ सेज आपका फर्ज बनता है आपको उसकी जानकारी आरओसी को देनी, रीजनल डायरेक्टर का जो भी ऑर्डर आएगा। Even though ROC is there, one of the parties, but आपका as a company duty है। क्या दिया? Let us read. Manner of adjudication. The the central government may appoint as many officers of central government not below the rank of registrar as adjudicating officers. तो पहली चीज दिमाग में फिट करो, adjudicating officer is the registrar. The adjudicating officer may by an order impose the penalty on company or direct such company to rectify the default wherever he considers fit. एक तो पेनल्टी लगाएगा या फिर जो भी डिफॉल्ट हुआ उसको रेक्टिफाई करने के लिए बोल देगा। बिफोर इंपोजिंग एनी पेनल्टी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन टू सच कंपनी। द ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी नॉन कंप्लायंस। अरे बोलो। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ Any person agreed by an order made by the adjudicating officer may prefer an appeal to the regional director having jurisdiction in the matter. Appeal shall be filed within 60 days from the date on which copy of the order made by adjudicating officer is received by the agreed person. Regional director may, after giving parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order as he thinks fit, confirming, मॉडिफाइंग और सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। देखो कंफर्मिंग दिया है, मतलब इसमें वापस चैलेंज नहीं होता है। कंफर्म करेगा और उसी के ऑर्डर को या मॉडिफाई करेगा या सेट असाइड कर देगा। सेट असाइड में ध्यान सुनो, सेट असाइड में रीजनल डायरेक्टर उस आरओसी को फिर से डिस्कशन के लिए और एडजुडिकेशन के लिए कह सकता है। रीजनल डायरेक्टर कह सकता है नहीं आपने गलत तरीके से पेनल्टी लगाई, काम करो फिर से आप इसके ऊपर क्या करो, ऑर्डर पास करके फिर हमारे पास भेजो। सेटिंग असाइड में जो पुराना ऑर्डर है उसको कैंसिल करके बोल सकता है फिर से फ्रेश वे में इस केस को डील करो। कंफर्म करेगा, मॉडिफाई करेगा, सेट असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। कंपनी 90 days of receipt of copy of order complies, fails, punishable with fine rupees 25,000,
5 लाख। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कंपनी को 90 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर आने के बाद जो भी रीजनल डायरेक्टर ने लगाया हुआ फाइन पेनल्टी उसे कंप्लाई करना है। अगर फेल किया तो बोलो एडिशनल फाइन 25,000 से 5 लाख तक का। ऑफिसर है तो 90 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी ऑर्डर कंप्लाई करना है। फेल्स पनिशेबल फाइन 25,000 टू 1 लाख और इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और बोथ। कंपनी पर 25,000 से 5 लाख तक का एडिशनल फाइन है। जो भी ऑर्डर में पास किया हुआ पनिशमेंट है, पेनल्टी है, वो अगर पे नहीं किया तो एडिशनल फाइन है। कितने दिन में देना है? 90 डेज में। ऑफिसर्स को 25,000 से 1 लाख तक का फाइन है या फिर इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और बोथ है। हम इसे कहते हैं एडिशनल पेनल्टी अंडर सेक्शन 454। ये 454 के तहत जो ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर को 90 डेज के भीतर मिलने के बाद 90 डेज के भीतर कंप्लाई नहीं किया तो ये एडिशनल पेनल्टी है। एडिशनल पेनल्टी अंडर 454। देखो, गिव यू 1 मिनट, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। डिंपल, कंपाउंडिंग एडजुडिकेशन को डिटेल में डिस्कस करना, डोंट वरी। आपको सिर्फ एक समझना है कि every offense may not be compounded, but every offense can be adjudicated. Every offense is adjudicated. Every offense may not be compounded. जो ऑफेंस कंपाउंड नहीं होगा वो एडजुडिकेशन में जाएगा। जो ऑफेंस एडजुडिकेशन कंपाउंडिंग नहीं होगा वो एडजुडिकेशन में जाएगा। इज दिस क्लियर? बट हर तरह का ऑफेंस एडजुडिकेशन में जा सकता है अगर आपने कंपाउंडिंग ऑप्शन है ना। अगर आपने कंपाउंडिंग नहीं किया तो एडजुडिकेशन बाय डिफॉल्ट होना ही है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, एडजुडिकेशन इज अ वाइड टर्म जिसमें कंपाउंडिंग भी आता है। हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले। सो आपको एडजुडिकेशन और कंपाउंडिंग को लेकर ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है, एडजुडिकेशन ये जो होता है ना, ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लायंस ना करने पर जो रजिस्ट्रार है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास करता है या रीजनल डायरेक्टर जो ऑर्डर पास करता है उसे एडजुडिकेशन कहते हैं। बट जब एक व्यक्ति सुमोटो, क्या कह रहा हूं मैं, सुमोटो नॉन कंप्लायंस होने पर अप्लाई कर दे गलती के लिए, माफ करने के लिए, तो उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। बढ़ू मैं आगे, नीचे देखो। अब ये कुछ अलग अलग कैटेगरी के पॉइंट्स दिए, जैसे दिया ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट जो दिया ना सेक्शन 439 कंपनीज एक्ट का, जो कहता है जनरली, क्या देगा ना, जनरली ऑल ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। जनरली ऑल ऑफेंसेस आर नॉन, जनरली ऑल ऑफेंस एक्सेप्ट क्या, सेक्शन 212 SFIO, वो कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल है। बाकी क्या दिया, ऑल अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। तो कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस है वो नॉन कॉग्नाइजेबल है, मतलब उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट लगेगा, पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट लगेगा। सिर्फ SFIO के केस में अगर वो ऑफेंस है, SFIO के पास गया तो ही वो क्या है, कॉग्नाइजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। मतलब जब हम सिविल ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं तो इसके आगे जाकर अभी हम कह रहे हैं क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्रिमिनल, सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल है एक्सेप्ट दैट क्रिमिनल ऑफेंस विच इज विथ SFIO, उस केस में वो कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल है। और ये सुनो, तो लिस्ट सिविल क्रिमिनल, क्रिमिनल के नीचे हमने लिखा कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल के नीचे हम दो लॉ कर सकते, नॉन कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल एंड कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, नॉन बेलेबल। क्लियर है? आगे दिया है हु कैन अप्लाई टू अ कोर्ट अगेंस्ट अ कंपनी और ऑफिसर ऑफ कंपनी डज नॉट इंक्लूड लिक्विडेटर अलेजिंग एनी डिफॉल्ट अंडर द एक्ट। मतलब क्या, हमने अभी भी पढ़ा था 451 में क्या था, पनिशमेंट फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। 454A पेनल्टीज फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। एक कंपनी से गलती हुई है, कंपनी ने नॉन कंप्लायंस हुआ है, इसको लेकर
कोर्ट में कौन जाएगा? कंपनी के खिलाफ या ऑफिसर ऑफ कंपनी के खिलाफ? तो हम कहते हैं शेयर होल्डर्स जा सकते हैं, रजिस्ट्रार आरओसी जा सकता है, कंपनी के मेंबर्स मतलब प्रेफरेंस होल्डर्स जा सकते हैं, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कोई इनकम टैक्स ऑफिसर, कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वो जा सकता है, या पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेबी लिस्टेड कंपनी तो सेबी का ऑफिसर जा सकता है। ये वो सारे लोग हैं जो कंपनी के खिलाफ 451 या 454 ए या 454, एक तो 454, 454 ए या 451 के तहत एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? 454 मतलब एडजुडिकेशन, 454 ए रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट पनिश पेनल्टीज एंड 451 पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट। कहां पर जाएंगे? कोर्ट में। फिर ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट हैव बीन क्लासिफाइड टू सिविल डिफॉल्ट्स, क्रिमिनल डिफॉल्ट्स। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी दिया उन्होंने, ऑफेंस द एक्ट इज साइलेंट, जिसका कोई नहीं उसका 450, 440 नहीं, 420 नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 450। सर ने कहा था कंपनी एक्ट में जिस ऑफेंस का कोई माई बाप नहीं है उसका 450 माई बाप है। क्या कहा? 450। 450 कहता है जिस ऑफेंसेस के लिए कंपनी एक्ट साइलेंट है वहां पर फाइन अप टू 10,000 एंड कंटिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फर्दर फाइन अप टू 1,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है और उस सेक्शन में कहीं पर फाइन पनिशमेंट कुछ लिखा नहीं है, साइलेंट है, तो ऐसे केस में 450 आएगा। इसको लेकर केस स्टडी आता एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट सिविल और क्रिमिनल पता होता है, 450 को भूल जाते। तो दिमाग में कैसे रखना, जिसका कोई नहीं, सर ने कहा उसका 450 है, 420 नहीं, 440 नहीं, 440 का उल्ट होता है, 420 लोग होते हैं, ये 450 है। ऑफेंस हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द पनिशमेंट ऑन द बेस ऑफ पनिशमेंट। अच्छा, पनिशमेंट के बेस पर ऑफेंसेस कैसे क्लासिफाइड है? ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड अंडर सेक्शन 447 अलग क्लासिफाइड है, एंड अदर ऑफेंसेस मतलब जो फ्रॉड वाला ऑफेंसेस है वो अलग एक कैटेगरी के हो गए और बाकी ऑफेंसेस एक कैटेगरी में दिए उन्होंने। फिर ऑल्सो ऑफेंस आर क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 441 कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। एक सेकंड, मुझे इस तरह बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई, देखो ऐसे नहीं मुझे सर ने भगाया, प्लीज देखो, डाइजेस्ट करो। हाँ, correct, Dimple is right. In entire Companies Act there is only one section which is cognizable and non bailable, वही तो हमने पढ़ा है, which is that SA5। बाकी सारे ऑफेंसेस क्या है? नॉन कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है। You only tell me whether penalties will only be in monetary form। पेनल्टी जब हम कहते हैं पेनल्टीज, पेनल्टीज में हमने क्या पढ़ा है? सिविल ऑफेंसेस में इट कैन बी फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, तो इम्प्रिजन भी हो सकता है ना। अलग है ये, इसके ऊपर भी सवाल है आगे, विल बी स्टडिंग। पेनल्टी अलग है और फाइन अलग है।
कौन? दूसरा कौन? बिल्कुल सही। और इसको लेकर हम आगे डिस्कशन करने वाले, जब 454 ए, 450 सॉरी 454 एडजुडिकेशन एंड 441 कंपाउंडिंग, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे ना, उस वक्त पढ़ेंगे पेनल्टी ऑफ फाइन में डिफरेंस क्या है। बढ़ो आगे। कौन से सेक्शंस देखे अभी तक? इफ यू आस्क मी, सीक्वेंस में अगर जाना है, सीक्वेंस में पहले 450 देखा है, 451 देखा है, 454 देखा है, 454 ए देखा है, तीन और ये चार सेक्शन हुआ अभी तक। अब ये 439 वगैरह मत बोलना सर, वो 439 देखा है ऑफिस इन कंप्यूटर, वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ सेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर अब अगला सेक्शन है 447, जिसको लेकर एक अलग सेपरेट चैप्टर में हमने पढ़ा फ्रॉड, उसका भी उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसको लेकर हमने क्लासरूम नोट्स में वहां पे मैंने टेबल ड्रॉ करके दिया था ना आपको, वो टेबल यहाँ पर दिया है। वेदर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, अगर आंसर यस है तो इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 10 years, फाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड मैक्सिमम 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, नो है। वेदर इट इज अ मटेरियल फ्रॉड, यस, नो। मटेरियल फ्रॉड कब पता चलेगा? हाँ, तो उधर ये नीचे मटेरियल फ्रॉड मींस फ्रॉड इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ कंपनी विच इज लोअर। अगर वो मटेरियल फ्रॉड है तो इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 10 years, फाइन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड मैक्सिमम 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। समझ रहा है? मिनिमम 6 months होना चाहिए था क्या? हाँ, इट्स माय मिस्टेक, मिनिमम इट्स माय मिस्टेक, मिनिमम 6 months होना चाहिए ना, मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years। हाँ, और मटेरियल फ्रॉड नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू 50 lakhs हो, 5 lakh नहीं, 50 lakhs और बोथ, फाइन अप टू 50 lakhs और बोथ। सो प्लीज रेक्टिफाई दैट। अगर मटेरियल फ्रॉड मतलब क्या? जिसमें 10 लाख का अमाउंट है या 1% ऑफ द टर्न ऑफ कंपनी विच इज लोअर, उतना इन्वॉल्व है, तो उस केस में मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 10 years, फाइन अमाउंट ऑफ फ्रॉड या 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अगर मटेरियल फ्रॉड नहीं है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू 50 lakhs और बोथ। ये 447 का क्या है? पेनल्टी है, पनिशमेंट है। अब ये फ्रॉड के लिए, फ्रॉड के लिए करेक्ट। अगला 448 देखो, ये किसके लिए? फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। किसके लिए? नाउ व्हाट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? एनुअल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एनुअल रिटर्न है। वो कहते हैं अगर किसी कंपनी ने अपनी रिटर्न में, रिपोर्ट में, सर्टिफिकेट कंपनी जो दिया था उसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, प्रोस्पेक्टस में, कोई और स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी दी है, मेक्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, तो ऐसे केस में विच इज अ मटेरियल फॉल्स, मतलब क्या? मटेरियल पर्टिकुलर है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो गलत दी है या ओमिट किए इंफॉर्मेशन देने से, तो कंपनी के उस ऑफिसर के ऊपर फ्रॉड का पनिशमेंट लगेगा अंडर 447, जो आपने ऑलरेडी किस में पढ़ा है? सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी में पढ़ा है। फॉल्स स्टेटमेंट अलग है, फॉल्स एविडेंस है। एविडेंस, कंपनी के ऑफिसर ने गलत एविडेंस दिया है, ओथ शपथ ले दी, या फिर डायरेक्टर बनते वक्त एफिडेविट देता ना कि मेरे खिलाफ फ्रॉड का केस नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, बट उसने झूठा एफिडेविट दिया, फॉल्स एविडेंस दिया कि कोई केस नहीं हुआ था, बट हुआ था केस। तो ऐसे केस में फॉल्स एविडेंस के लिए पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, में एक्सटेंड टू 7 years, मतलब मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years, एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज, मतलब नॉन कंपाउंडेबल है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये नॉन कंपाउंडेबल लिखो, द नॉन कंपाउंडेबल। फॉल्स एविडेंस देने के लिए, एविडेंस में क्या दिया? इफ एनी पर्सन इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस अपॉन एनी एग्जामिनेशन ऑन ओथ और सोलम अफर्मेशन, मतलब इंडिविजुअल अफर्मेशन, एफिडेविट ऑथराइज्ड अंडर दिस एक्ट, or in an affidavit deposition or solemn affirmation in or about the winding up of any company under this act, or otherwise in or about any
मैटर अराइजिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब अगर कोई व्यक्ति ने कंपनीज एक्ट के तहत झूठा सबूत दिया है, फॉल्स एविडेंस दिया है, एक तो खुद ब खुद दिया है या किसी एफिडेविट के थ्रू दिया है, तो ऐसे केस में उसको 3 साल से 7 साल तक की जेल होगी एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज होगा। इसको लेकर कोई केस स्टडी आता है सिर्फ ये पनिशमेंट लिखने को लेकर। स्टूडेंट बोलते हैं ना सर पेनल्टीज लर्न करने क्या, जितना मैंने आपके क्लासरूम नोट्स में पेनल्टीज दिए हैं, मैं कह रहा हूं जितने मैंने दिए उतने लर्न करने। आप मॉडल में देखना, मॉडल में भर भर के दिए, मैंने बराबर से वही क्वेश्चंस के पेनल्टीज दिए हैं जो आपको याद रखने। तो वापस मत पूछना सर क्या याद रखना क्या याद नहीं रखना, ये रखना है बाय डिफॉल्ट। 448 फॉल्स स्टेटमेंट के लिए था जो फ्रॉड का पनिशमेंट है, 449 फॉल्स एविडेंस के लिए, 453 अगर किसी कंपनी ने लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नाम का गलत इस्तेमाल किया है, पनिशमेंट फॉर इम्प्रॉपर यूज, मतलब प्राइवेट लिमिटेड होते हुए भी लिमिटेड नाम लगा दिया, तो फाइन मिनिमम 500 रुपीज बट में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज फॉर एवरी डे फॉर विच द नेम और टाइटल हैज बीन यूज्ड। 500 से 2000 रुपए हर दिन के लिए। अरे बोलो, आगे दिया है ये कौन सा होगा, स्पेशल कोर्ट वाला, समझ रहे हैं सबको। जुडिशियल स्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद ऑफेंस अंडर एक्ट सेक्शन 435 436, जुडिशियल स्ट्रक्चर में क्या लिखा देखो, फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट द सेंटोमेंट में इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज मे बी नेसेसरी एज फॉलोज। जो ऑफेंसेस जिसमें इम्प्रिजनमेंट 2 साल या उससे ज्यादा का है, उन ऑफेंसेस के लिए सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। बाकी ऑफेंसेस के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। एक सेकंड, कुछ नहीं, यहां पर ऑफेंसेस और इम्प्रिजनमेंट लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन। जिन ऑफेंसेस में 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, लेस देन, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू 2 ईयर्स। जिन ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स है वहां पर सिंगल जज आएगा, और जो 2 साल से ज्यादा वाली इम्प्रिजनमेंट है वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रो सिटी नहीं है शंतनु, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा। क्या क्या क्या, नहीं नहीं, ये एक्चुअली ऐसा सिंगल ऑफिस होल्डिंग एज, ये है होल्डिंग एज दिस, सिंगल जज होल्डिंग ऑफिस एज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। हाँ, और अदर ऑफेंसेस के लिए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज ऐसा आना चाहिए। ये दिख रहा है क्या, सिंगल जज कौन होगा, एक तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा। मतलब जिन ऑफेंसेस में 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट है वहां पर सिंगल जज कौन होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जो बाकी ऑफेंसेस है मतलब 2 साल से ज्यादा की है वहां पे सेशन जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा। ये बात उन्होंने वहां पर मॉडल में भी दी है शायद से, लेट अस क्रॉस वेरीफाई। सेक्शन कौन सा था वो, 435 436 या 450 450 बराबर ना, देखो ना जहां पे मतलब वो ऐसे ही होगा, इसमें ये सिंगल जज यहां पर आने से सब गड़बड़ हो गई। अगर ये सिंगल जज इधर आता तो जिन ऑफेंसेस में 2 साल या उससे ज्यादा, मतलब वो बाय डिफॉल्ट सेशन जज एडिशनल जज हमने बराबर पढ़ा है। द ओनली थिंग इज हमें करेक्शन रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपने किया है वो रेक्टिफाई उधर लेस देन इक्वल टू किया है तो उसके लिए सिंगल जज बराबर है। क्या दिया देखो ना मॉडल में, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और मोर है तो स्पेशल कोर्ट का कौन है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, मतलब 2 साल से ज्यादा है। बट अदर केसेस मतलब क्या, लेस देन 2 इयर्स, अदर केसेस मतलब क्या होगी, लेस देन 2 इयर्स है, उसके लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, दैट इज सिंगल जज। सो आई कैन से लेस देन 2 इयर्स के लिए सिंगल जज है और 2 इयर्स और मोर के लिए अपना सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है।
तुम क्या बता रहे थे भाई? तो कुछ बोल रहे थे, इतना फास्ट बोलते हो तुम। मतलब अगर तुम्हारा ओरल एग्जाम ले लिया किसी ने, तो तुम 100 में से 100 लेके आओगे, बिकॉज बोलेगा यस सर। यूपीएससी के इंटरव्यू में जाओगे तो मुझे तुम्हारी बात सुन के एक ऐसे मेरे एक फ्रेंड है, बहुत एक्चुअली तुम्हें बताऊं, जो लोग फास्ट बात करते हैं उनका साइंस क्या कहता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ये हकीकत बता रहा हूं, जो लोग फास्ट बात करते हैं ना, साइंस इज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। मतलब तू समझ जा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है राहुल दूत कहते हैं, डॉक्टर राहुल दूत, बीजे मेडिकल गोल्ड मेडलिस्ट, जीजे मेडिकल गोल्ड मेडलिस्ट वो मुंबई का। उससे बात करते हो फोन पे बोलना पड़ता भाई तू रुक, धीरे धीरे बात कर, तू जो बोल रहा है वो समझने के लिए 1 मिनट लग जाता है कभी कभी। Shantanu, you can come in rank, provided other things remain the same. तुझे समझ रहा है? हाँ, वो अगर तू कवर कर ले, यू कैन कम इन रैंक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तू होशियार है, फास्ट बात करता है ना। बट कुछ कुछ जगह पे फास्ट बात करना तकलीफ दे सकता है, मतलब जो पढ़े से लेकर नहीं है, क्योंकि सामने वाले को समझना चाहिए ना तुझे क्या बोल रहा है। यस और नो? अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे मुद्दे पर आओ, हम डिस्कस करें। सत्यजीत, सत्य की जीत होगी, डोंट वरी। जिन ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 इयर्स है, क्या है, या वी कैन से लेस देन 2 इयर्स है, जिन ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट लेस देन 2 इयर्स है, वहां पर सिंगल जज, जिसमें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा। जिन ऑफेंसेस में 2 साल या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, वहां पर आपका सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होगा। क्लियर है? हायरार्की में ये सिंगल जज पहले आएगा, उसके बाद हायर लेवल पे ये सेशन जज एडिशनल सेशन जज आएंगे। ये सिंगल बेंच होता है ना, इसलिए सिंगल जज कहते हैं। ये सिंगल बेंच है, और यहां पर हम कह सकते हैं मल्टीपल डिविजनल बेंच होते हैं, एक से ज्यादा। नीचे दिया है स्पेशल कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे, समरी ट्रायल पता है ना, एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज पनिशमेंट विद इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, जिस ऑफेंस के लिए 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में नहीं है, उस ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल करा सकता है। आई होप यू नो दिस। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल, नो सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर शैल बी पास्ड। हैशटैग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी अभी हमने कहीं पर पढ़ा था, ये ऊपर पढ़ा था ना, जिस व्यक्ति ने, सुनो, फॉल्स एविडेंस दिया, सॉरी फॉल्स एविडेंस का नहीं था, 6 मंथ्स वाला पॉइंट कितना था? 447 की अलावा और एक जगह था ना, फास्ट ट्रायल, समरी कोर्ट होता ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पीडी रिकवरी नहीं, फास्ट ट्रैक वे में एडजुडिकेट होने के लिए, एडजुडिकेशन, स्पीडी रिकवरी। ये पढ़ा था हमने 454 में, अगर आपका ऑर्डर आता है, किसका, रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आने के बाद 90 डेज के भीतर आपने उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया किसी ऑफिसर ने कंपनी के, तो उसको एडिशनल पेनल्टी 25,000 से 1 लाख तक का है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और बहुत है, एडिशनल नहीं है। अब मान लो उसने 90 डेज में कंप्लाई नहीं किया, इस केस में इसका मामला जब स्पेशल कोर्ट में जाएगा, किसके पास, सिंगल जज के पास जाएगा, तो वो उस केस में उसे क्या कर सकता है, बोलो, समरी वे में उसका पनिशमेंट करा सकता है। समरी ट्रायल के तहत पनिशमेंट हुआ है, तो यहां पर वो कहते हैं समरी ट्रायल में 3 साल तक कंपनीज एक्ट में जहां पर क्या है पनिशमेंट है, वही ऑफेंसेस समरी ट्रायल में जाएंगे 3 साल तक जहां पर है। मतलब अगर 3 साल से, जैसे फ्रॉड में 3 साल से ज्यादा होता है, तो फ्रॉड वाले केसेस कभी समरी ट्रायल में जाएंगे नहीं, उसको लेकर केस स्टडी आता है। फ्रॉड का एक केस स्टडी देंगे और आपको एंड में पूछेंगे क्या स्पेशल कोर्ट इसको समरी वे में डील कर सकता है, कि तो आपको समझना है फ्रॉड में तो मिनिमम 3 इयर्स है, मैक्सिमम 10 इयर्स है इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट।
पब्लिक इंटरेस्ट नहीं भी है तो मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 10 ईयर्स है, मतलब मैक्सिमम 10 ईयर्स है ना। जिस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम 3 साल है वही क्या जाएगा, समरी ट्रायल में जाएगा। तो ये जो पार्ट समरी ट्रायल का है वो कहता है जिस ऑफेंस के लिए मैक्सिमम 3 साल की इंप्रिजनमेंट है वो समरी ट्रायल में स्पेशल कोर्ट डील कर सकता है, और ऐसे ऑफेंसेस के लिए स्पेशल कोर्ट 1 साल से ज्यादा की सजा नहीं सुना सकता समरी ट्रायल में। मान अब मेरी बात सुनो, आपने कॉन्ट्रावेंशन किया कंपनी एक्ट का, जिसके लिए हम कह सकते 2 साल की सजा थी और 1 लाख का फाइन था, मामला स्पेशल कोर्ट ने समरी ट्रायल में लेकर गया, तो अब आप गिल्टी प्रूव है, स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल में आपको कितनी सजा सुना सकता है, 1 साल की। बट जब जजमेंट दे रहा समरी ट्रायल में, स्पेशल कोर्ट को लगा अरे यार 1 साल की सजा कम होगी, इनको 2 साल की लगनी चाहिए, तो समरी ट्रायल स्पेशल कोर्ट उस समरी ट्रायल को फिर से रेगुलर ट्रायल में लेके जा सकता है, वो उन्होंने आगे दिया। However, in course of summary trial, it appears to a special court that the nature of the case is such that sentence of imprisonment for term exceeding 1 year may have to be passed. क्या दिया है? Undesirable to try the case summarily, special court shall proceed to hear or rehear the case in accordance with the procedure for a regular trial. मतलब summary way में it is not desirable in this case, क्योंकि 1 साल से ज्यादा की उन्हें सजा सुनानी है, मतलब स्पेशल कोर्ट को पहले से ही पता होना चाहिए। अगर हम समरी ट्रायल में केस लेके जा रहे हैं तो हम 1 साल से ज्यादा की केस सजा नहीं सुना सकते। उन्हें लगा शुरू में लेस सीरियस है, चलो समरी ट्रायल में जाते हैं, केस को जानने के बाद उन्हें लगा कि यार इसको समरी ट्रायल से नहीं होना चाहिए बिकॉज इसमें 1 साल की ज्यादा सजा देनी पड़ेगी, उस केस में उसका फिर से रेगुलर ट्रायल होगा, और रेगुलर ट्रायल के तहत जो भी सजा वो दे सकते हैं। मतलब समरी ट्रायल के तहत मैक्सिमम सजा कितनी है, 1 ईयर। तो मेरा अगला सवाल है क्या हर केस समरी ट्रायल में जाता है? जिस केस के लिए इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स है वही समरी ट्रायल में जाएगा। अच्छा, फ्रॉड वाला केस समरी ट्रायल में जाएगा? कभी नहीं, फ्रॉड वाला केस कभी नहीं जाएगा। क्लियर है ना? 435 एंड 436 इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया वहां पर, जिसमें 435 में हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट है by central government in consultation with the chief justice of high court as many special courts as may be necessary। और स्पेशल कोर्ट में 2 कैटेगरीज है, इंप्रिजनमेंट लेस देन 2 इयर्स है तो वो सिंगल जज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इंप्रिजनमेंट ऑफ 2 इयर्स और मोर है तो उस केस में सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। स्पेशल कोर्ट रेगुलर ट्रायल के अलावा समरी ट्रायल में भी केस को डील कर सकता है अगर उस ऑफेंस के लिए 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट कंपनीज एक्ट में है तो। बट जब समरी ट्रायल में केस डील होगा स्पेशल कोर्ट उसमें सजा मैक्सिमम 1 साल की सुना सकता है। 1 साल से ज्यादा की अगर सजा सुनानी है तो समरी ट्रायल में इट इज अनडिजरेबल, उसके लिए फिर से रेगुलर ट्रायल करना पड़ेगा। बट ये ऑप्शन होता है बोला क्या, समरी केस फिर से रेगुलर ट्रायल में जा सकता है। इफ दे वांट दे कैन अगेन स्टार्ट इन रेगुलर ट्रायल the same proceedings। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस किया, एडजुडिकेशन कंपाउंडेबल वाला पार्ट में अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, बहुत हेवी भी लग रहा है क्या? दर्शन को तो रोज ही लगता है। हाउ थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, कल का सेशन तो बहुत मजा आने वाला है। आपको अगर 454 जो एडजुडिकेशन है वो सबको समझा ना, 454 आज आप क्या करो घर जाके ना इतना पार्ट जो है पेज नंबर नहीं I'll show you, पेज नंबर 110 पेज नंबर 110 पर जो क्वेश्चंस दिए ना एंड पेज नंबर 108 पर डिफरेंस दिया है कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन में, तो 108 का जो डिफरेंस है कंपाउंडिंग एडजुडिकेशन का उसको पढ़कर समझने की कोशिश करो, आपको सारे पॉइंट नहीं समझेंगे। 108 पर जो दिए हुए कंपाउंडिंग और एडजुडिकेशन के डिफरेंसेस है ना, हो सकता है आपको 10-12 में से कुछ 4-5 ना समझे, डजंट मैटर। 108 पर एंड 1110 पर उस एडजुडिकेशन 454 को लेकर क्या दिए क्वेश्चंस दिए एडजुडिकेशन के 454 एंड 441 में। वो कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। उन 4 क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को पढ़ो, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। विल डिस्कस दैट इन टुमारो सेशन। टुमारो
will be completing the adjudication part of Companies Act and will be beginning the adjudication part of SEBI Act. SEBI Act में एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, SEBI के पेनल्टीज आपने पढ़े होंगे ना कंपनीज एक्ट में, सॉरी सिक्योरिटी लॉ में पढ़ेगी सेक्शन 15H आपने पढ़ा होगा ना, एक 1 लाख फॉर एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट और अप टू 1 करोड़ विच एवर इज हायर. आपने देखा है सेबी के सारे पेनल्टीज में एक चीज कॉमन है कि कहीं पर भी इम्प्रिजनमेंट नहीं है. सेबी के पेनल्टीज में सब जगह फाइन है, मतलब सेबी के सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है. आपने सेबी के कौन से 15 वाले पेनल्टीज जहां पे आपने पढ़ा इनसाइडर ट्रेडिंग है तो कितना है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट अर्न विच एवर इज हायर. या फिर आपने ये पढ़ा होगा नॉन डिस्क्लोजर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड टेक ओवर्स, तो उस केस में भी पेनल्टी 3 टाइम्स है. मतलब हर जगह पे फाइन है. वेरी रेयरली इन सेबी एक्ट देयर इज अ इम्प्रिजनमेंट ऑप्शन. मतलब सेबी एक्ट के मैक्सिमम जो हम कह सकते हैं पनिशमेंट्स है वो कंपाउंडेबल होते हैं, मतलब माफ हो सकते हैं. सेम थिंग अंडर एससीआरए मुतातिस मुतंदिस, एससीआरए एक्ट के पेनल्टीज और सेबी एक्ट के पेनल्टीज सेम है. ठीक है, क्या करना है आज रुक जाते हैं यहाँ पे. एक काम करते बिफोर स्टॉप विल हैव अ क्विक रिवीजन. यू टेल मी द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड. मुझे बोलो कंपनीज एक्ट के तहत 450 सेक्शन का प्रोविजन कब आएगा? आपको सर ने कहा था जिसका कोई नहीं उसका 450, मतलब व्हेन द कंपनीज एक्ट इज साइलेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस, उस केस में 450 आएगा जिसमें कितना पनिशमेंट है? अप टू 10,000 है एंड फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट ऑफ रुपीज 1,000 फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट है. अच्छा, सिविल ऑफेंस के लिए क्या पेनल्टीज ही लगती है? पेनल्टीज के अलावा और क्या लगता है? कॉम्पेंसेशन और लॉस लगेगा, डैमेजेस, उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस होंगे, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, प्रोहिबिशन टू इशू बायबैक ऑफ शेयर्स होगा, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ दैट कंपनी एज इनएक्टिव कंपनी वो होगा. अच्छा, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है? S212 सब क्लॉज 6 SFI वाला. बाकी सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है. एंड बेलेबल है. क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में एडजुडिकेशन, NCLT, रीजनल डायरेक्टर, NCLT रीजनल डायरेक्टर कब करेगा? जिस ऑफेंसेस के लिए फाइन है या इम्प्रिजनमेंट है या फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट बोथ है या सिर्फ फाइन है. स्पेशल कोर्ट जिन ऑफेंसेस में इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है वहां पे इंटरफेयर करेगा. स्पेशल कोर्ट में भी 2 कैटेगरीज है, सिंगल जज मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेशन जज एडिशनल सेशन जज. जिन ऑफेंसेस के लिए हम कहते हैं लेस देन 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है वो सिंगल जज के पास जाएंगे. 2 इयर्स और मोर से इंप्रिजनमेंट वाले स्पेशल कोर्ट के सेशन जज के पास जाएंगे, एडिशनल सेशन जज. रीजनल डायरेक्टर कब जाएगा वो हम कंपाउंडिंग में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि 25 लाख तक का फाइन है तो रीजनल डायरेक्टर उसके ऊपर है तो NCLT, बिकॉज वो कंपाउंडिंग में आएगा ना. स्टडिंग दैट. अच्छा, 454 एडजुडिकेशन का प्रोसीजर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है ROC, वो नॉन कंप्लायंस होने पर क्या करेगा? एक तो पेनल्टी लगाएगा या फिर रेक्टिफाई करने के लिए बोलेगा डिफॉल्ट को. पेनल्टी लगाने के लिए वो शो को आपको पहले बताना है, कॉन्ट्रवेंशन होने पर एक तो पेनल्टी लगाएगा या रेक्टिफाई करने के लिए बोल देगा, दोनों में से एक है ना. अगर रेक्टिफाई करने के लिए बोल दिया तो पेनल्टी लगाने की जरूरत नहीं ना. जब पेनल्टी लगाना है उसके लिए शो कॉज नोटिस देगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड होगा, और जो भी पेनल्टी लगाई जाएगी उससे अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है ही कैन गो एन अपील टू द रीजनल डायरेक्टर विद इन 60 days. रीजनल डायरेक्टर विल कंफर्म
मॉडिफाई और सेट असाइड द ऑर्डर। जो भी ऑर्डर आता है रीजनल डायरेक्टर का उसको 90 डेज के भीतर कंप्लाई करना है कंपनी को, वरना एडिशनल फाइन है, ऑफिसर को वरना एडिशनल फाइन है, जिसमें फाइन और इंप्रिजनमेंट और बोथ है ऑफिसर के ऊपर। फॉल्स एविडेंस देने के लिए क्या पनिशमेंट है? फॉल्स एविडेंस, सबूत, 3 years to 7 years तक का इंप्रिजनमेंट है एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज है, नॉन कंपाउंडेबल था। फॉल्स स्टेटमेंट देने के लिए फ्रॉड का पनिशमेंट है, याद है ना 447 448, सॉरी 448 449 था ये, 450 हुआ 448 449 450 451 पनिशमेंट फॉर रिपीटेड डिफॉल्ट एंड 454A पेनल्टी फॉर रिपीटेड नेचर ऑफ डिफॉल्ट। दोनों में जो डिफरेंस है, हम कहते हैं 454A में कंपनी का ऑफिसर और एनी द पर्सन के लिए सिविल नेचर का है, करेक्ट, वो आरओसी लगाता है, कंपाउंडेबल है और उसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फाइन इन्वॉल्व है, और जब वो 3 साल के भीतर फिर से ऑफेंस होगा तब है। यहां पर कंपनी और ऑफिसर के खिलाफ ही है, आरओसी एनसीएलटी रीजनल डायरेक्टर कोई भी लगा सकता है, स्पेशल कोर्ट, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल दोनों कैटेगरीज में आता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, क्लियर है? हाँ सेम पॉइंट है, 3 years ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, विद इन 3 years होता है ट्वाइस द अमाउंट। 451 हो गया, 454A हो गया, 454 हो गया, 447 हो गया, 435 436 भी हमने देखा है, 439 देख लिया, वी कंप्लीटेड ऑल द डिस्कशन। ठीक है, स्टॉप हुई। आपको एक चीज आप नोट करना, यहां पर क्लासरूम डिस्कशन बड़ा और क्लासरूम प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर ट्रिकी क्वेश्चंस, कंफ्यूज, जैसे 451 454A, तो एग्जाम में पढ़ते हो थोड़ी सी गलती हो गई आपसे और आप 451 लिख के आए, 0 मार्क्स। तो आपको देखना है वो सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का, अकॉर्डिंग